नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सीधे आपको लेकर चलते हैं विधानसभा, जहां कार्रवाई चल रही है। आईआईटी जो है इसके लिए कितना जो कि इसका खर्चा भी कम आए कि आईआईटी जो है वो सारे का सारा का एक ही अपनी कोटेशन दे दे तो उसके ऊपर जो है ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, बिल्डर के ऊपर भी। लेकिन जब तक ये नहीं होगा तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। और ये सिर्फ 5 सोसाइटी नहीं, सारी सोसाइटियों के अंदर ये होना चाहिए, क्योंकि गुड़गांव जो है वो एक बिजनेस बन गया है ये बिल्डर्स का पैसा कमाने का, और ये ऑडिट हो नहीं रही है वहां पे। और ये हादसे आज तो इसमें आए हैं और कल को दूसरी बिल्डिंग में भी जरूर आएगा ऐसा कोई ना कोई सामने, क्योंकि मैं तो वहां पे रहता हूं, बिल्डिंगों की बेसमेंट के अंदर पानी भरा रहता है जी वहां पे। ऐसी ऐसी बिल्डिंगें भी हैं वहां पे। धन्यवाद महोदय। सबसे पहले तो सभी मेरे माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया कि क्या कार्रवाई हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, 2 लोगों की जान गई, लेकिन हमने इसके बिल्डर के खिलाफ और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, दोनों के खिलाफ 13 तारीख को ही 28 नंबर एफआईआर है बजगड़ा थाने में लिखवा दी गई। पुलिस इसकी कार्रवाई कर रही है। दूसरी, हमने तुरंत एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी जिसके अंदर आईआईटी के इंजीनियर भी होंगे। वो इसके कारणों की जांच करेगी कि भाई ऐसी बिल्डिंग गिरी क्यों, क्योंकि हमारे वहाँ सैकड़ों हाई राइज बिल्डिंग हैं, किसी में ऐसी शिकायत नहीं आई, पहली बार ऐसी शिकायत आई है। तो उसके सारे कारण क्या हैं, उसके रेमेडी क्या होगी, आगे हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, वो उसकी आएगी तो उसको हम मानेंगे। अभी तक तो प्रक्रिया ये है कि कोई बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को नक्शा देता है, उसकी जो पब्लिक हेल्थ की ड्राइंग है वो पब्लिक हेल्थ से डिजाइन अप्रूव होता है। स्ट्रक्चर का भी कितना सरिया डलना है, कितना सीमेंट डलनी है, उसका भी बाकायदा वो पैमाना होता है। और कॉन्ट्रैक्टर को और बिल्डर को अपने क्वालिफाइड इंजीनियर रखने होते हैं और बिल्डिंग कोड के हिसाब से उसको समय समय पर उसके सैंपल भरने चाहिए, उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए, उसका टेस्ट कराना चाहिए अच्छी लेबोरेटरी से, या लेबोरेटरी वहाँ पर स्थापित हो और सारा रिकॉर्ड वो उसका हमेशा के लिए रखे। ये प्रक्रिया है, लेकिन उसमें सर्टिफिकेशन उन्हीं की अपनी है, जो क्वालिफाइड इंजीनियर है उसकी है या उनके जो लेबोरेटरी है उसकी है। विभाग का तो सिर्फ ओसी देते वक्त ये देखता है कि इसने ये सारी जो इंजीनियर का डिज़ाइन के हिसाब से या सर्टिफिकेशन के हिसाब से पूरा कर रखा है कि नहीं कर रखा है, तब ओसी देता है। और मैं एक माननीय सदस्य ने कहा था कि ओसी के बाद भी उसमें कुछ बना लेते हैं, वायलेशन कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि ओसी देते ही वहां आरडब्ल्यूए आ जाती है, और आरडब्ल्यूए तो उस बिल्डर को दोबारा उस बिल्डिंग में घुसने भी नहीं देती, उसका कंट्रोल होता है। अगर वो चाहे कि 1 इंच भी कंस्ट्रक्शन कर ले तो मैं नहीं समझता कि किसी बिल्डर को दोबारा बाद में करने देती है। और आगे के लिए हम जो जितनी भी बिल्डिंग हमारे पास शिकायत आई है, 50-55 बिल्डिंग हैं, सबको बिल्डिंगों का हम ऑडिट कराएंगे, स्ट्रक्चरल ऑडिट कराएंगे, और आईआईटी के इंजीनियर की कमेटी बना करके उनको एम्पैनल करके उसके ऑडिट कराएंगे कि ये इनमें जो शिकायत है इस शिकायत में कितना दम है, क्या रेमेडियल वो जो रिकमेंड करेंगे वो हम कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा हम आगे कोशिश ये भी करेंगे कि जो ये बिल्डिंग बनाती है, अभी तक जो हमारा विभाग का कोई रोल नहीं होता, तो हमको चाहेंगे कि एक एम्पैनल कर दे बहुत क्वालिफाइड इंजीनियर को, स्ट्रक्चर इंजीनियर को, उनकी एम्पैनल करके थर्ड पार्टी ऑडिट भी शुरू करेंगे। इस तरह से हम आगे सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। और जहां कहीं भी कोई शिकायत आएगा उसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए हमने जो कमेटी बनाई है, जिसके अंदर इंजीनियर होंगे, हर एक बिल्डिंग का ऑडिट करा करके उसका जो कोई समस्या होगी, कोई कमी होगी, जो बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी वो भी करेंगे। और इस बिल्डर के खिलाफ भी हमने तुरंत कार्रवाई की है, एफआईआर लिखवाई है, और आईआईटी के इंजीनियर से इसका ऑडिट शुरू कर रखा है। मंत्री जी एक मिनट, एक मिनट। ऐसे बिल्डर जो ऐसे गलत काम कर रहे हैं, मेरा एक मिनट जी का भी जवाब नहीं दिया। हमने जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में आपसे पूछा था कि आज पूरे हरियाणा के अंदर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी यूज हो रही है, ऐसा है चरणजीत जी, वो इसका पार्ट नहीं है। ईडब्ल्यूएस उसके अंदर ही तो आएगा जी। नहीं, हाई राइज वो बिल्डिंग जो सोसाइटी बना, वो
सोसाइटी का है, वो अध्यक्ष महोदय मैं जवाब देता हूँ। वो सोसाइटी का है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। जो एक प्रोजेक्ट होता है, मान लीजिए 10 एकड़ का है, 15 एकड़ का है, तो ईडब्ल्यूएस भी उसी का पार्ट है, उसी का, वही जो कानून उस पे लागू होते हैं, जो डिजाइन पैरामीटर उस पे लागू होते हैं, वो दूसरे पे भी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है तो उसमें कोई ईडब्ल्यूएस के लिए कोई अलग पैरामीटर है, ऐसा नहीं है। जो डिजाइन है, बिल्डिंग कोड है, उसके हिसाब से ही डिजाइन होता है और वही पैरामीटर उस पर लागू होते हैं। ठीक है, एक मिनट। अभय जी कह रहे। स्पीकर सर, मंत्री जी ने तो स्वयं यह स्वीकार कर लिया कि सरकार जो है केवल और केवल लाइसेंस देती है, उसके बाद उस बिल्डिंग में क्या लगे, कैसे बने, उसके बाद ये तो ओसी देते हैं। बीच में क्या हो रहा है वहां पे, उसकी ये कहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये माना इन्होंने अभी कि लेबोरेटरी उनकी स्वयं की होती है, उनके स्वयं इंजीनियर होते हैं क्वालिफाइड, वो बताते हैं। नहीं तो आप मुझे एक मिनट सर, आप मुझे एक चीज बताओ, मेरे खेत में कोई काम करने वाला है, मेरा कोई मैनेजर है, उसको तो मैं जैसे कहूंगा रिपोर्ट वैसे करेगा या अपनी मर्जी से रिपोर्ट करेगा? तो इसका मतलब सरकार ने ये जो डिपार्टमेंट बनाया है इसका कोई काम नहीं है। इसमें जो मटेरियल के ऊपर जो मटेरियल डाला जाता है, कितना सरिया डलेगा, कितनी सीमेंट लगेगी, कितना इसमें और केमिकल मिलेगा, ये सब चीज़ें जब डाली जाती है, लेंटर जब डलता है, तो बाकायदा तौर पे आपके उस एक्ट में लिखा हुआ है कि आपका विभाग का अधिकारी वहाँ जाएगा और उसको चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर उसमें कोई कमी पाई जाएगी तो फिर आप उसको रोकोगे। आपने तो बड़ा सीधा सा साधारण सा एक उत्तर दे दिया, उसके अंदर कह दिया कि अगले की जिम्मेवारी, अगले की लेबोरेटरी है, अगले के सारे अधिकारी हैं, अगले के इंजीनियर हैं, वही बैठ करके मंत्री जी मैं भी तो क्या केवल आपका काम लाइसेंस जो देना उनका रहेगा? कंसर्न है, ये बहुत बड़ी, एक मिनट मेरी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जब एक डिपार्टमेंट का ऑफिसर ओसी इशू करता है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इशू करता है, तो उसमें तो कुछ तो देखता होगा कि इसका मटेरियल ठीक है, इसके अंदर जो मटेरियल लगना चाहिए था वो लगा कि नहीं लगा, एज पर प्लान बनी है कि नहीं बनी है, तभी करता है ना कोई। तो जिसने भी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इशू किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो उसके इंजीनियर जो भी हैं उसको सर्टिफिकेट देने वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार जो बिल्डर को सर्टिफिकेट दिया है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया है, वो अधिकारियों ने दिया है, तो जिम्मेवारी तो अधिकारियों की है। कि वो किसी भी एजेंसी को चूज कर सकता है अपने आप ही, नहीं, तो इसके अंदर गवर्नमेंट का उसके अंदर रोल लेना चाहिए। नहीं अधिकारी नहीं देते उसको। नहीं जी, उसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है ये। अध्यक्ष महोदय, काफी उपलब्ध करा दो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सरकार ने 2013 में बन के पूरे हो गए, 8 साल तक उसका ओसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा रहा? महोदय, आपकी चिंता जायज है और इस व्यवस्था में हम सुधार करेंगे। अभी तक क्या था, जैसे किसी का हेल्थ का सर्टिफिकेट देना है तो क्वालिफाइड डॉक्टर ही देता है, स्ट्रक्चर का डिजाइन देखता है तो वो स्ट्रक्चर इंजीनियर लाइसेंस्ड होता है, अगर वो गलती करेगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल होता है। तो फिर उनके लाइसेंस भी कैंसिल होने चाहिए जिन लोगों ने स्ट्रक्चर का उनको परमिशन दी है। उनके लाइसेंस उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात अध्यक्ष महोदय सुनिए, किसी बिल्डिंग में खराबी आने की वजह कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं होता, उसमें हो सकता है कि कुछ तो खराबी थी तभी गिरी है ना जी वो। ये कमेटी जो आईआईटी की बताएगी कि वहां पर पानी गलत यूज हुआ, वहां पर सैंड गलत यूज हुआ, वहां पर रोड़ी गलत यूज हुई, वहां पर सीमेंट नकली आई या वहां पर लोहा गलत लगा। तो ये कब तक रिपोर्ट आनी है? ये रिपोर्ट 3 महीने के अंदर आएगी और ये पूरे जो आईआईटी के इंजीनियर देंगे, जो जिसने गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्ट्रक्चर इंजीनियर मान लीजिए सरिया पूरा डाल रखा है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। तो ये एक व्यवस्था है और वो लाइसेंस्ड होते हैं, उनको सर्टिफिकेट देने का अधिकार है,
और हम हमारे ओसी देते वक्त जिसने गलत सर्टिफिकेट दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी, उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। बिल्डर के साथ साथ उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हाँ जी। अगर उसपे कुछ कमी निकली उनकी वजह से FIR लिखवा दी गई है, जिसका भी कसूर होगा उसको अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसमें कमी थी तभी तो गिरी है। हमने IIT के इंजीनियर की कमेटी बना दी, जो गलती बनेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। थैंक यू, हो गया। असेसमेंट करवाई है, उसको तो 2 दिन पहले 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा है। आप उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? उससे पहले तो ऐसे लोगों को तो एटलीस्ट ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं ना आप। ऐसे लोगों को तो ब्लैकलिस्ट, ऐसा कोई आदमी होगा तो 100% उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी करेंगे, ब्लैकलिस्ट भी करेंगे। थैंक यू, ठीक है, हो गया। वहाँ पे लुटाई हो रही है, तो इसमें अगर की क्या बात है? ब्लैकलिस्ट करो। पता तो करना पड़ेगा ना कौन है। दीजिए इस हाउस को, किस विषय में रिश्वत ले रहा था, किस चीज के, किससे ले रहा था, किस चीज की असेसमेंट, किसने करवाई? अरे घूस तो ली है ना, किसने करवाई? के लिए घूस तो ली है, किसने करवाई? मंत्री जी घूस तो घूस है, किसी मामले में ली है, किसी मामले में ली है। इस हाउस को बताया कि किसने घूस दी, किसने ली, किस वो बता रहे हैं, विषय में आप उनको दे दीजिए, कागज दे दीजिए, कागज दे दीजिए उनको। हैरानी की बात है कि सरकार के मंत्री हैं, हर एक आदमी ने घूस ले रखी है, 2 दिन पहले ली है। इनको पता है ये मामला सदन में आना है, इनको ये भी जानकारी नहीं है कि किससे घूस ली है, किसने ली है। चलिए, ये कागज भी हमें चलो मैं जो पूछ रहा था इनसे, मेरा जो सवाल था, जो मैंने अभी आपके माध्यम से पूछा था कि उस बिल्डर के खिलाफ, जिसकी जो बिल्डिंग थी, जिसको लाइसेंस दिया गया था, उसके खिलाफ ये कहते हैं कि हमने FIR लॉन्च करी। आप ये बताओ ना कि FIR जो आपने लॉन्च करी है उसमें धाराएं कौन कौन सी लगाई है? कोई ऐसी धारा लगाई है जिसकी वजह से वो आदमी कोर्ट से जमानत ना ले सके? आप ये तो बताओ, आदमी 2 मरे हैं, 2 आदमी मर गए, और आपने जो धाराएं लगाई है उसका जिक्र भी नहीं किया। कौन सी धाराएं लगाई है इन्होंने? अब तो आपको टेबल कर दिया मैंने, वैसे वो मैं आपको धारा बताता हूँ। हुडा एक्ट की 10, 120B, 417, 420, 465, 467, 468, 471। ठीक हैं। एक औरत और एक आदमी मरा है, क्या कोई आदमी मरता है 304A नहीं बनती? क्या 302 नहीं लगा सकते? चलो आप उसमें कि आपने मर्डर नहीं किया है, लेकिन 304A की धारा इसमें बनती है कि नहीं बनती है? किसके कसूर, किसकी वजह से मरे, किसकी गलती से मरे वो? कौन सी धाराएं लगाई? ये धाराएं लगा दी थी इसमें, उसको सीधी हो गया। हाँ जी, पहले इसकी असेसमेंट हुई थी, जिसके अंदर जो ओनर है उसको ये बताया गया था ये रहने के लिए अनफिट है। उसके बावजूद भी 1 साल बाद ये गिरी है, तो फिर तो 302 उसके ऊपर लगनी चाहिए। जब जिससे असेसमेंट कराई है उसने ये कहा है कि ये रहने लायक नहीं है, तो फिर तो 302 बनता है जी। आप और हम फैसला नहीं कर सकते। एक्सपर्ट ने जब एक कमेटी बना दी है, वो जो रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से धाराएं अमेंड भी हो जाती है। देखिए, चलिए, हो गया। अब नीरज जी हो गया। प्लीज अब नहीं, अब ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा समाप्त होती है। माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारंभ होगा। आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हाँ, अभी महोत्सव भी मना रहे हैं, 75 साल हो गए आज़ादी के, और 23 अपने मार्च को शहीदी दिवस भी है, शहीद भगत सिंह का, राजगुरु सुखदेव। बड़ी दुखद बात है कि अभी तक उनको शहीद का दर्जा सही मायने में सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। तो मैं ये चाहता हूँ और मांग करता हूँ कि सदन के माध्यम से एक कंबाइंड प्रस्ताव पारित किया जाए और केंद्रीय सरकार को भेजा जाए कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। जो सबसे बड़े शहीद इस देश के रहे हैं, अभी तक नहीं दिया गया, तो इसके लिए मैं मांग करना चाहूँगा इस सदन के माध्यम से। धन्यवाद। माननीय, एक मिनट चौधरी साहब, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है
कि मुझे श्रीमती रेणुबाला विधायक ने अभी ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि उनके पिता का आज स्वर्गवास होने के कारण वह 21 एवं 22 मार्च को सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे। आप धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वित्त मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी स्वयं वित्त मंत्री हैं, बजट पेश किया और वो बजट पढ़कर एक ही बात लगी कि आंकड़ों खेल है, जुमलों की जादूगरी है और जैसे इवेंट मैनेजमेंट होता है उस किस्म से इवेंट ये बजट पेश किए रखा गया। भाषण ज़्यादा, बजट का कंटेंट कम और बहुत सारी बातें जो आगे मैं बताऊंगा वो इन्होंने कही। मेरे को लगता है ये बजट तो एक ऐसा है, किसी सिकदड़ मिस्त्री ने गाड़ी का इंजन तो खोल दिया लेकिन उसको बांधना नहीं आया, क्योंकि बजट में तो है ही कुछ नहीं। भाषण ही बजट में। आप देखते महिला दिवस पे था उस दिन, जिस दिन बजट पेश किया, महिला दिवस के हम सब सोचते थे भाई महिला दिवस पे बजट पेश किया है तो कोई ना कोई महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात होगी। अरे यहाँ आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर, आशा वर्कर यहाँ से थोड़ी दूर सड़कों पे चिल्ला रही थी और उनकी आवाज़ हमारे कान में भी नहीं सुनाई दी। वहाँ मैंने पढ़ा और फिर बाद में एडवर्टीजमेंट आई कि आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर को हम पूरे देश में सबसे ज़्यादा मानदेय दे रहे हैं, 12,000 कुछ इस तरह एडवर्टीजमेंट मेरे के आगे। लेकिन साथ में एक बयान और पढ़ा था मैं मुख्यमंत्री जी का कि किसी की भी 15,000 से कम आमदनी नहीं होगी, तो कम से कम जो उनकी तो सुनते 15,000 से आमदनी की उनकी महिला दिवस पे तो उनकी करते। खैर मेरे कहने का मतलब है बजट जो है बिल्कुल निराशाजनक था। जो आशा थी, जो उम्मीद थी, जो 75 साल की बात इन्होंने कही, आज़ाद हुआ देश, वहाँ हर वर्ग को कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने का काम मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं। हाँ ज़रूर है, बड़े उसमें कहा गया टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है बजट का। इन्फ्लेशन, महंगाई नहीं देखी। जो इन्फ्लेशन है इज अ टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन, वहाँ जरूरत ही नहीं। जो इन्होंने अपने भाषण में कहा कि टैक्स ऐसा लगना चाहिए जैसे सूर्य की किरण जो है पानी की भाप उठा देती है, पता ना लगे, मतलब गुमचोट मार दो, गुमचोट मार दो। गुमचोट दर्द तो बहुत होता है लेकिन बाहर नहीं दिखाई देता, अंदर का दर्द बहुत है। उनसे पूछो जो रसोई चला रही हैं महिलाएं कि कितना गैस बढ़ गया, किसान से पूछो क्या डीजल हो गया, क्या पेस्टिसाइड्स हो गया, क्या कपड़े का भाव हो गया। आज हरियाणा में महंगाई सबसे ज़्यादा है, हमारे अखबारों में आई है महंगाई में सबसे ज़्यादा है। तो गुमचोट मारने का जो काम किया है। दूसरा इन्होंने कहा, ये शुरू से कहते आ रहे हैं कि हमारे जो है पॉलिसी है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। हाँ ये ठीक है, इस बात के मैं सहमत हूँ, क्योंकि आज 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉइज की खाली पड़ी हैं नौकरियाँ। स्कूल में टीचर नहीं है, अरे अस्पताल में जाओ तो वहाँ डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो वहाँ मास्टर नहीं, दफ्तरों में जाओ तो वहाँ कर्मचारी नहीं, सड़कों बैठे हैं। और बात खजाने की कराओ तो खजाना खाली है। ये बजट है, आप देखें, आप देख लें कहीं भी ये इनका है, कहीं आपको, क्योंकि मिनिमम गवर्नमेंट तो हो गई, कहीं है ही नहीं कुछ। गवर्नमेंट का मतलब तो अध्यक्ष जी चपरासी से लेकर गवर्नर तक पार्ट ऑफ गवर्नर है, गवर्नमेंट है। तो अब है ही नहीं, मास्टर ही नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो मिनिमम गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, इस बात की मैं इनको बधाई देता हूँ, मिनिमम गवर्नमेंट कर दी इन्होंने, गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं। फिर कहा मैक्सिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस हो गई। कैसे हो गई? तभी ये कहीं तो ये सुशासन सहयोगी गवर्नमेंट चला रहे हैं, कहीं अब ये आज मैं पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टनरशिप की बात कही, उसमें संरक्षण और क्या है संपरण, क्या
संपूर्ण क्या वर्ड होता है वो है, तो है समर्पण, समर्पण माफ करना, समर्पण लिखा हुआ है, समर्पण। तो भाई फिर पंचायतों की क्या जरूरत है, मत कराओ इलेक्शन। ग्राम स्वराज्य महात्मा गांधी का आपने नाम लिया बजट में, महात्मा गांधी का सबसे प्रमुख तो था ग्राम स्वराज्य। अगर यही करना है, रिटायर्ड जो एचसीएस अफसर उसको विकास करेंगे गांव का, तो पंचायतों की क्या जरूरत है। इसी वास्ते मेरे ख्याल में शायद आप चुनाव नहीं करा रहे पंचायतों का, क्योंकि आप समझते हो कोई जो पब्लिक पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं है। आप एक नुमाइंदा चुनी हुई है पंचायत, वो इसी काम के लिए चुनते हैं विकास के। आप हम चुने हुए हैं इसी काम के लिए चुने हुए लोगों ने, तो आप पब्लिक पार्टी चाहते नहीं है। आपने तो कह दिया कि वज्रा मॉडल इसका वजर मॉडल, वजर की तो कई होती है जी, कई मतलब होते हैं वजर के, तो हाँ एक हनुमान भी होता है, बजरंगबली हनुमान को ही कहते हैं वो मॉडल। लेकिन और भी कई बात होती है, मतलब होते हैं, उस बात में चर्चा नहीं करता। तो उसमें क्या क्या इन्होंने कह दिया, समृद्ध हरियाणा, अंता दोले हरियाणा, सतत विकास, हमारे तो वर्ड ही नहीं आते कैसे, और संतुलित पर्यावरण। संतुलित पर्यावरण तो हो रहा है जनाब, जो माइनिंग का हो रहा है, आज भी अखबार में पढ़ा, यमुना का हो रहा है, ये सब संतुलित पर्यावरण हो रहा है, इसमें क्या दो राय की बात है। एक सहभागिता हो रही है ना, नीचे से ऊपर तो सरकार की तो जरूरत नहीं, गवर्नेंस की जरूरत नहीं, गवर्नेंस हो रही है। क्योंकि मैं सारा बजट पढ़ने के बाद एक नतीजे पहुंचा हूं, कर्जा ही बढ़ा रहे हैं। चारबाग जो कह गया था कि कर्जा लो, घी पियो, मौज से रहो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। ये हर बारी कर्जा लेंगे, हैं? हाँ घी पियो, कर्जा लो, घी पियो, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं तेरे वजम से बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। हमने आप देखो जाके लोगों की क्या हालत हो रही है, क्या किसान की है, क्या है। प्रदेश में समस्याओं का अंबार है, महंगाई, करप्शन, घटता निवेश, गिरता शिक्षा स्तर, बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, कर्मचारी में असंतोष, लचर परिवहन, आज 14 से लेकर आज तक एक बस नहीं खरीदी गई, और बदहाल सड़क और घटते वन। आप पर्यावरण की बात करें, वन घट रहे हैं हरियाणा के, ये घटते वन। खैर मैं बजट पे आता हूँ जनाब। बजट की देखो मुख्य तौर पे 4-5 पैरामीटर्स होते हैं बजट के, कोई भी बजट हो। उसमें आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और जीएसडीपी। मेन जो है जीएसडीपी पे घूमता है बजट का आधार, जीएसडीपी से ही नापा जाता है सारा, ये आपका है। तो जहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं हमारे स्टेट की इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है, हम कहाँ खड़े हैं आज इन्होंने स्टेट प्रोफाइल दिया। तो जो एसजीडीपी है 8,95,675 करोड़ हमारी 2021 में हुई है। ग्रोथ 13% रही, हालांकि कमीशन का जो था, फाइनेंस कमीशन का 14वें का था कि ग्रोथ 15.73 होना चाहिए, लेकिन 13% रही ग्रोथ। और पर कैपिटा इनकम जो है 2,74,635 रुपये आ गया, मतलब 2,75,000 लगाओ। इसका मतलब जो पर फैमिली कैपिटल इनकम है वो 13,73,175 रुपये हो गई। तो विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।